Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, खास मेहमान में आपका स्वागत है। आज जो हमारे खास मेहमान हैं वो है बहुत ही पॉपुलर माथाड़ी नेता, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, अभी एमएलसी भी हैं और अब सिर्फ माथाड़ी नेता ही नहीं रहे। शरद पवार साहब ने उन्हें एनएमएमसी के इलेक्शंस जो आ रहे हैं तो नवी मुंबई की भी पूरी जिम्मेदारी दी है। जी मैं बात कर रहा हूँ शशिकांत शिंदे साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत आपका खास मेहमान में। शिंदे सर, माथाड़ी नेता की जब बात होती है तो आपका नाम आता है। बहुत सालों से आप इससे जुड़े हैं। पहले शुरुआत में कि आप इस मूवमेंट में किस तरह से आए? एक के मैं पहले माथाड़ी बोर्ड में काम करता था, वहाँ का लीडरशिप करता था, लेकिन स्वर्गवासी शिवाराव पाटिल जो हमारे नेता थे जी, उनके साथ एक अच्छी हमारी दोस्ती बन गई और उन्होंने मुझे कहा कि आप यूनियन क्षेत्र में आइए। तो उन्होंने मुझे यूनियन में जब भी हमारा एक रामेश डे के साथ एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था, उस वक्त पे मैं पाटिल साहब के साथ में था और उस वक्त से मैं पहले ही कॉलेज से ज़माने से मैं एक्टिविटी में था ही, लीडरशिप करने का शौक़ था और उसके लिए मैं फिर माथाड़ी इस संगठन में आ गया। सेक्रेटरी, संयुक्त सर्किट में जितना भी संघर्ष हुआ वहाँ लोगों के साथ काम करते करते बढ़ते गए। सिर्फ संगठन में नहीं आए, आप सीढ़ी चढ़ते गए और एकदम टॉप लीडरशिप में आ गए। ये किस तरह से हुआ? देखो, जो भी काम करना होता है वो काम करने से मन से करो, दिल से करो और लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हमारे काम को न्याय देते हैं जी। मेरा पहले से वसूला है, जिस कार्य क्षेत्र में मैंने जिससे काम किया उस कार्य क्षेत्र में मैंने जी जान से काम किया। मैं यूनियन क्षेत्र में था और उस यूनियन क्षेत्र में मैंने कामगारों को अपना न्याय हक के लिए लड़ाई करके बहुत जोर से मैं काम करता था, जिम्मेदारी के साथ काम करता था। वहाँ सक्सेस हुआ। बीच में राष्ट्रवादी की स्थापना होने के बाद पवार साहब ने राष्ट्रवादी के स्थापना के दिन माथाड़ी के एक नेता को टिकट देने के लिए ऐलान किया था। पाटिल साहब ने मेरा नाम दिया और जावली मतदार संघ से सातार से मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा। मैं वहाँ चुन के आने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा था वो इतनी पहाड़ी है, जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराजों ने जो किले बिल्ले हैं वहाँ उन्होंने राज किया था। वहाँ के लोगों को मैंने कठिनाई सुनी, हर गांव में जाता था, हर गांव में काम किया, इतना काम किया कि वो काम करते करते लोगों के मन में एक आदर्श निर्माण हुआ। सातारा जिले का मैं प्रेसिडेंट हो गया। सातारा जिले का जिम्मेदारी पवार साहब ने दिया। मैं उसमें भी लोगों का जनता दरबार लेता था, आम आदमी के लिए मैं काम करता था और आम आदमी का आशीर्वाद जो मिलेगा ना उसमें हम लोग सक्सेस होते गए और अच्छी पीढ़ी आगे सक्सेस होते गए। बिल्कुल। और आप शुरुआत से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं, अभी भी देख सकते हैं कि अकेले आपको नहीं छोड़ रहे हैं, साथ में हैं। अभी भी हमने देखा कि स्ट्राइक था, आप नीचे बैठ के माथाड़ियों के साथ जुड़कर बात कर रहे थे। शिंदे साहब, माथाड़ियों के जो इश्यूज है सालों साल से काफ़ी पेंडिंग भी रहे हैं, काफ़ी संघर्ष आपको करना पड़ता है, स्ट्राइक्स हो रहे हैं। आज आपके हिसाब से क्या मुद्दे असल हैं? बहुत कठिनाई में माथाड़ी की चलवा अभी चालू है। देखो, पहले एक बात थी कि उस वक्त में यशवंतराव चौहान से लेकर शरद पवार तक ऐसी बात हुई थी कि माथाड़ी की एक मजबूत ताकत थी और बाद में एक दूसरी ताकत थी मिल कामगार की। मिल कामगार तो बेरोजगार हो गए। माथाड़ी के संगठन अभी जो कानून बदल रहे, अभी जो कायदा बना रहे, उसकी वजह से एक जगह पे माथाड़ी का जो काम है वो कम हो रहा है। दूसरी जगह के माथाड़ी के इस एक्टिविटीज़ में बहुत से लोग ऐसे आ गए कि उनको माथाड़ी का काम नहीं करना है लेकिन उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। इस दो शस्त्र से हमको चलना पड़ रहा है। अभी बहुत मुश्किलें आ रही है और उसमें हमको इस संगठन सबसे माथाड़ी की सबसे ज़्यादा कठिनाई का कौन सा समय है तो ये समय है। इस समय में अगर हम लोग कामयाब होते हैं, लोगों को संरक्षण करते हैं, उसको न्याय देने के लिए सक्सेस होते हैं, क्योंकि एक जगह पे वो चलो को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कोई गहरे गहरे आते हैं, यूनियन निकालते हैं, खाली हफ्ता लेते हैं, पैसा लेते हैं, खंडनी लेते हैं, वो एक जगह पे है। और दूसरी जगह पे ऐसा है कि कामगारों का हक का काम अभी है, मार्केट ओपन करने का वहाँ बात हो रही है, कानून बदल रहा है, लेबर लॉ बदल रहा है। अभी जो केंद्र की सरकार है वो तो कामगार कानूनी रखना नहीं चाहते। उसके वजह से आज के मोमेंट में बहुत सा हमारी परीक्षा ऐसी है, इस संगठन को बहुत काम करना पड़ेगा लोगों को न्याय देने के लिए। इसमें हम लोग कामयाब हो गए तो 100%
माथाड़ी को सुरक्षितता ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि आपने कहा कि मार्केट के लिए बहुत कठिन टाइम है, मार्केट्स ओपन किए जा रहे हैं, अब जो फार्म लॉज भी आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उस पर भी जो जिस तरह से बहुत एजिटेशन चल रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये किस तरह से देखते हैं, क्या उसका इफेक्ट माथाड़ियों पे आप किस तरह से देख रहे हैं? 100% पड़ रहे हैं। देखो, कोई कुछ भी बोलने दो, देश के पंतप्रधान कोई बोलने दो या कोई भी बोलने दो कि कुछ नहीं, हम लोग किसान के फायदे के लिए कर रहे हैं। मैं आज भी बोलता हूँ, मेरा असेंबली में एक भाषण हुआ था, मैंने उस वक्त पे भी कहा था, ये जो कानून बना है ये पहले से लागू है जी। कौन से कानून में ऐसा नहीं कहा है कि किसान जाके माल बेच नहीं सकता है जी, पहले से ही छूट है। ये किसान के नाम पे ये जो पूरी मार्केट जो है, रिटेल का जो मार्केट है, पूरे कब्जा करने की कोशिश है। मैं बोलना नहीं चाहता है, 2 लोग देश बेच रहे हैं, 2 लोग देश खरीद रहे हैं, ये अभी की माहौल है। और ये मार्केट जो है वो अगर पूरा देश का मार्केट और पूरे वर्ल्ड का मार्केट अगर कोई हाथ में लेना चाहता है, उसके लिए कानून है। पवार साहब ने भी उस दिन बोला कि मेरे 2007 में मेरे वक्त में कृषि कानून लाया था, लेकिन उसमें किसानों को कहाँ पे जाके माल बेचने के लिए अधिकार दिया था, बाकी खासगीकरण के लिए नहीं था। आज जो कृषि बिल बना है उसमें प्राइवेटिज्म के लिए ज़्यादा सोर्स दिया है, ज़्यादा ये किया है, और उसके खिलाफ फिर आज का आंदोलन है। और उसके खिलाफ अगर हम लोग लड़ते हैं, देखो मैं किसानों का उधर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश में इतना कानून हो गया, वो भी कोरोना के वक्त ही वो कानून लाया, वो भी दिमाग लगा के लगाया। उनको मालूम था किसानों का और कामगार का कानून लाने के बाद ये 2 लोग अगर रास्ते पे उतरते तो सरकार उठ जाती है। कोरोना के वक्त पे ऐसे थे कि उसमें लॉकडाउन में कोई आदमी कोई जा नहीं रहा था, इसके लिए उन्होंने कोरोना के वक्त ये कानून लाया। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हम कोई नहीं कुछ कर सके, लेकिन वो किसान है, उन्होंने 60 दिन तक आंदोलन किया। देखो, प्रजासत्ताक दिन में अगर कोई गलत हुआ होगा उसमें भी और एलिगेशन है, कोई बोले कि बाहर से लोग घुसा गए, आंदोलन अच्छी तरह से चल रहा था, ये एलिगेशन है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन 60 दिन आंदोलन करने के बाद अगर कोई उधर ध्यान नहीं देता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, वो गलत है। और वो किसान ऐसे है कि पंजाब के लोग ऐसे हैं, हरियाणा के लोग ऐसे हैं कि सो पूरे देश को अनाज देते हैं और पूरे वर्ल्ड को देते हैं। और वो देशभक्ति के बारे में, जालियांवाला बाग का जो पहला ये हुआ था, आंदोलन हुआ था इंग्रज के खिलाफ, कितने लोगों ने जान दी। और जो भी आज देश की रक्षा करते हैं उसमें पंजाब हरियाणा के लोग ज़्यादा है। आज वर्ल्ड में जो कुश्ती होती है, कुश्ती में कौन ज़्यादा लोग गोल्ड मेडल होते हैं, वो देश का अपमान कर नहीं सकते हैं। देखो, ये बात होती है पॉलिटिक्स की। अगर ये आंदोलन अगर कामयाब नहीं होता है, कल अगर वो टूट जाता, देखो एक नेता रोने के बाद वापिस सैलाब आ गया। बिल्कुल ऐसा है, लोग जब तक कंट्रोल करते हैं नहीं होता है तब तक उसका उल्टा होने वाला है। यहाँ पे जैसा आपने कहा कि मार्केट में सीधा असर पड़ता है, गाड़ियाँ कम आना शुरू हो जाती है, कि डायरेक्ट जा रहे हैं तो माथाड़ियों पर काम पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, क्या हुआ है, हम लोग ने आंदोलन करने की कोशिश की, लेकिन कानून ऐसा हो गया कि उनको हम लोग रोक नहीं सकते हैं जी। आज भी मैंने बोला है, देखो कानून अपनी तरह से काम करेगा, यूनियन अपनी तरह से काम करेगा। आज अगर हम लोग काम नहीं करते हैं, ये जो बाहर के लोगों को उन्होंने एग्जाम्पशन दिया है ज़्यादा जाके डायरेक्ट काम करो करके, वो इतना गलत है। आज मेरे मार्केट में, इस मार्केट में पहले 300-400 गाड़ी आती थी जी, अब 100-150 गाड़ी आती है। उसका इफेक्ट हुआ है ना। और कहाँ होता है, कौन सा शेतकरी जाके उधर माल बेचता है, सब जा रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो इनलीगल व्यापार करने वाले सब काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो खाली छोटे लोग हैं, बड़े लोग अभी तक आने वाले हैं इस इंडस्ट्री में। जिस दिन इस इंडस्ट्री में ये बड़े लोग कानून पास होने के बाद आएंगे तो किसान के खेत पे जाके भी उसका माल खरीदेंगे जी। सही, ये धोखा है। और ये मैं आज भी बोलता हूँ, आगे जाके उसके बारे में बहुत सी कठिनाई आएंगी, बहुत सी कठिनाई। अभी मुझे एक बताओ, मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाता हूँ, यहाँ कितने मॉल है, उसमें फर्नीचर की कितने दुकान है। एक फर्नीचर का दुकान अभी MIDC में आ गया जी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जी। कितना इफेक्ट हो गया, बहुत जबरदस्त। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्नीचर का दुकान आने के बाद 60% के ऊपर के लोग वहाँ जाने लगे। तो दुकान डाल के बैठे हुए ना फर्नीचर वाले, वो मर गए। ये रिटेल के शॉप वाले हैं जो बाहर आते हैं, हर नुक्कड़ पे, हर गली में हर एक का दुकान है, उनका क्या होने वाला है। आज भी डीमार्ट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अभी तक अलीबाबा आने वाला है और बहुत लोग आने वाले हैं। ये लोग आने के बाद कैसे टिकेंगे, इफेक्ट तो होने वाला है ना। और वो क्या माल मार्केट से खरीदी नहीं करने वाले हैं। सही बात, वो डायरेक्ट माल खरीदी करके लाएंगे, वो स्टॉक करेंगे, उसको प्रोसेसिंग करेंगे और उसको लेके फिर बेच देंगे।
₹10 का माल यहाँ से बेचे गए, वो फिनिशिंग करके उसको पॉकेट करके फिनिशिंग करके उसको ₹20 में बेचेंगे। महंगाई कमी होने वाली नहीं है, लेकिन प्लानिंग है। ये प्लानिंग बहुत दिल से और प्लानिंग से कर रहे हैं लोग। शिंदे साहब, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि माथाड़ी बहुत संकट में है, बहुत ज़रूरत है स्ट्रेंथ की, लेकिन हाल ही में देखा जाए तो माथाड़ी, जैसा आपने कहा कि शरद पवार साहब से पूरी तरह से जुड़े हुए थे, बहुत स्ट्रांगली थे, लेकिन हाल ही में जैसे देखें कि नरेंद्र पाटिल भी जो माथाड़ी नेता है, उनका रास्ता कुछ अलग नज़र आ रहा है, बीजेपी की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं, उनके लिए कैंपेनिंग भी हो रहे हैं, तो इससे माथाड़ी मूवमेंट पे क्या फ़र्क देखते हैं? असर थोड़ा सा पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। पहले कैसा था कि देखो पार्टी कौन सी होगी वो अलग बात है। देखो कोई किसकी पार्टी का, जब से यशवंतराव चौहान थे तब से अन्ना साहब पाटिल थे, ईश्वरराव पाटिल थे, सब लोग थे, तब तक पवार साहब और कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ हमारा अटैचमेंट था। बिल्कुल। कानून बदल गया, दूसरे सरकार बदल गई पिछले 5 साल में। उस वक्त पे कांग्रेस और राष्ट्रवादी नहीं सत्ता में थी, तो अपने आप कामगार का प्रश्न छुड़ाने के लिए उस सरकार के पास भी जाने के लिए लगता था। बिल्कुल। अभी किसका यूनियन अलग बात है, संगठन अलग बात है, और अपना जो किसको नेता मानना है वो अलग बात है। इफेक्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि क्या होता है, हम लोग सब साथ में रहते हैं, तो दूसरा क्या होता है कि उसमें किसी की ताकत नहीं होती है। आज क्या होगा कि मैं एक पार्टी में है, वो एक पार्टी में, आज तक उन्होंने ऐसा डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन हम लोग समझते हैं, चलो आप बोले ऐसा अगर होता है तो क्या होता है, राजनीति में कैसा है, इस संगठन को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, उसका इफेक्ट असर अपने आप थोड़ा होने वाला है। क्योंकि पहले ऐसी बात थी कि हम लोग कोई भी पार्टी होती थी उधर जाते थे तो एक साथ में जाते थे, तो हमारा वजन पड़ता था, हमारे काम छूटते थे, वो घरों का काम हो। अभी 20,000 घर जो हमको मिले, ऐसे नहीं मिले, हमारे ताकत की वजह से मिले ना। अभी उसमें असर तो पड़ेगा, उसका अपने आप कोई ना कोई इलेक्शन में तो यूज करेंगे, इतनी बड़ी ताकत है तो करेंगे। अभी कामगार और सबको न्याय चुन करना है कि किसके साथ जाना है। राजनीति में, संगठन में हम लोग एक साथ में हैं, उसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा 19-20 होता है, लेकिन हम लोग जब इस संगठन के बारे में बात करते हैं तभी हम लोग तय करते हैं कि हम लोग लोगों के न्याय के लिए, हम लोग ये नरेंद्र पाटिल हो, मैं हूँ, हम लोग न्याय के लिए भी काम करने की कोशिश करते हैं। राजनीति पे भी हम आएंगे क्योंकि वो बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन यही टॉपिक पे अगर और बात कर रहे हैं तो संगठन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन शशिकांत शिंदे वर्सेस नरेंद्र पाटिल, एक क्लैश की भी बात हो रही है लीडरशिप की। मैं तो नहीं चाहता। देखो, मैं जब से मैं काम कर रहा हूँ, मेरा एक ही उम्मीद है, मैं लीडर बन सकता था, मैंने कभी नहीं कहा। देखो, अन्ना साहब पाटिल की संगठन है, मैं चाहता हूँ कि उनके जो है उनके साथ काम करना चाहिए, मैं उनको कोऑपरेट करता हूँ। मेरे मन में या मेरे किसके मन में ऐसा कुछ नहीं, उनके मन में भी कुछ नहीं, बाहर बताया जाता है। देखो, कोई भी राजनीति में अपना स्वार्थ साधने के लिए वो हमारे इसमें दरार डालने की कोशिश करेंगे, उसमें ये नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से तो मैं कभी ऐसी बात कभी करता नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं है। मैं सीधी तरह से जो है, मैं पवार साहब तो पवार साहब, और उसके बाद मैं उसके अलग कभी सोच नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा पर्सनल इशू है। जो नेता ने हमें बताया है तो उनको ये करना मैं छोड़ नहीं सकता, उनका राजनीति का निर्णय वो अलग लेंगे। अभी रहा संगठन में टकराव होने की या स्पर्धा, ईर्ष्या, मेरे मन में कोई ईर्ष्या नहीं है। कामगारों का हित के लिए जो करना है वो करने के लिए हम लोग साथ में रहेंगे। शिंदे साहब, नवी मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शंस आ रहे हैं और इस बार बहुत ही अलग सीन है, पार्टीज़ अलग अलग हो गई हैं, नए दोस्त हो गए हैं, महाविकास आघाड़ी बन गई है, और कहा जाता है कि पवार साहब ने आपको यहाँ की काफ़ी जिम्मेदारी दी है। आजकल आपके ज़बरदस्त स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। पहली बात, आप किस तरह से ये अभी इलेक्शंस देख रहे हैं? देखो, एक तो मैं एक कार्यकर्ता हूँ पवार साहब का, मैं मेरा भाग्य मानता हूँ कि देखो, मेरा पराभव होने के बाद, मैं ऐसा पराभव नहीं होने वाला था जी, लेकिन मेरे जैसा कार्यकर्ता महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ जाएगा तो किसी लोगों को कुछ अगर कठिनाई होती है, इसके लिए सबने, भाजपा से लेकर सबने प्लान करके मुझे गिराने की कोशिश की जी। मैं लोगों में था, इसलिए कम वोटों में गिर गया मैं, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बदल के दूसरी जगह पे जाने और के 2 बार चुन के आने का इतिहास मैंने किया। उसके पीछे पवार साहब का आशीर्वाद था, अजीत दादा का आशीर्वाद था। रही बात मेरी इसकी, देखो, अगर मैं चुन के आता तो आपको मालूम था महाराष्ट्र के पहले 5 में मैं आता था। पवार साहब मुझे जिम्मेदारी देते थे, उनको एक मालूम था माथाड़ी नेता है, कामगार नेता है, और उसको आगे जाने के लिए उसको ताकत देने चाहिए, मेरे हुनर क्या है उनको मालूम है। नहीं हो गई, लेकिन तुरंत मुझे MLC भी दे दी जी।
इतने लोग थे तो भी मेरे को 2 इसमें से पहली एमएलसी दिया है। इतना विश्वास अगर मेरे नेता का है, मैंने उसमें दिन बोला, मुझे कोई प्रवीण दरेकर ने पूछा, ऐसा आरोप किया कि आपको ऐसा ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं बोला पूरा हो देता हूँ। कौन मेरे पीछे 2 साल से पहले लग गए थे, कौन मुझे मिनिस्टर की ऑफर की थी, किसने बोले कि आप चुनाव लड़ाइए, हमारी तरफ से अगर चुनाव लेके क्यों भी खर्चा होगा हम करेंगे। हमने बोला ना, मैं खुला बोला कि ऐसे आपने बात होती है तो मैं उन्हें बोला है। आज मेरा कहना है, मैं वहाँ पे हूँ, मेरा एक ही एम रहता है, वो माथाड़ी कामगार का हो या मेरा हो, हमारा एक ही एम है कि जिसका हमको उनको भगवान मानते हैं उसको छोड़ना नहीं। उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है, मुझे सातारा की जिम्मेदारी दी है, मुझे और आगे कुछ भी जिम्मेदारी देंगे मैं काम करूँगा। नई मुंबई की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मैं उस पार्टी को, देखो गणेश नाइक जाने के बाद, संदीप नाइक, गणेश नाइक, संजय नाइक सब जाने के बाद पार्टी है कि नहीं, ऐसे एक माहौल था, लेकिन हमने खड़ी कर दी है पार्टी। शिंदे साहब, यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, आप जिस तरह से बता रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रवादी बहुत कठिन दौर से गुजर रही थी। आपकी जैसी सीट अगर जाती है बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस तरह से फिर उभर के आई पवार साहब के अंडर में, उससे सिनारियो बहुत चेंज हो गया। और गणेश नाइक साहब ने जब पार्टी छोड़ा, वो बहुत कठिन का टाइम था, इसलिए ये कहा जा रहा है, कल भी जिस तरह से भाषण हुए, जितेंद्र आवाड़ साहब ने भी कहा, आप लोगों ने कहा था कि एक धोखा दिया गया पवार साहब को, जिन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ था यहाँ पे। तो ये गणेश नाइक ने जो इस तरह से छोड़े, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं आज भी बोलता हूँ, देखो जब तक महाराष्ट्र में पवार साहब है ना, राजनीति पवार साहब के पास ही घूमेगी। कोई कितना भी ताकत लगाने दो, इनका जैसा अनुभव है, वो अनुभव में कोई उनके सामने टिक नहीं सकता है। वो जो तय करेगा वही महाराष्ट्र तय होगा। कोई कितना भी बोलने दो। जहाँ रहा सवाल, पवार साहब ने आज तक कभी राजनीति करते समय कुछ नेता के साथ फैमिली रिलेशन मेंटेन किया। गणेश नाइक हो, मधुकर पिचड़ हो, विजय सिंह मोहिते पाटिल हो, बहुत से नेता ऐसा है कि उनके साथ पवार साहब ने इतने सालों से एक अपनापन तय किया है जी। भुजबल साहब उधर ही रह गए, अभी होगा क्या? गणेश नाइक साहब गए, क्यों गए मुझे पता नहीं। लेकिन बीजेपी की जो रणनीति है ना, वो प्रेशर टैक्टिक्स की है, वो लोकशाही नहीं है। मैं आज भी दावा करता हूँ कि आज देश में जो चल रहा है ना, देखो अभी आंदोलन चल रहा है किसानों का, किधर आता है टीवी पे, किधर आता है? नहीं आता है ना, क्योंकि उसको प्रेशराइज है, लोकशाही नहीं है। आज मेरा कहना क्या है कि वो गए तो दुख अपने आप होगा, नेता को दुख होता ही है ना, कि अपना सहकारी इतने दिनों के साथ, अपने सालों के साथ रहने के बाद, इतनी ताकत देने के बाद गए, तो फिर उनको दुख हुआ होगा और फिर आगे देते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा धोखा दिया है करके। देखो किसी को ऐसा लगा होगा कि फिर बीजेपी आने वाली है, तो सब गए। 18 तारीख की सातारा की सभा हो गई, सब चेंज हो गया, इलेक्शन उल्टा हो गया और सरकार 3 सरकार की बन गई। और ये बनने के बाद अभी आज जो माहौल है, तो आज जो माहौल है वो अलग है। जो गए लोग तो है उधर ही है। देखो कल की ग्राम पंचायत हो या महानगर पालिका, विधान परिषद, विधान सभा हो, विधान परिषद हो गई, वहाँ पे भी चुन के आ गए ना। यानी लोगों का माहौल जो है, देखो अपने आप, मेरा तो आज भी दावा है कि ये हर टाइम टिकेगा नहीं, पूरे देश का वातावरण बदलेगा। देखो आज इस मार्केट में व्यापारी हो, माथाड़ी हो, सब घटक हो, सब नाराज है। जो वोट देने वाले हैं वो भी नाराज है। ये इलेक्शन में उसका इफेक्ट अपने होगा, उसको कैसा कैंपेनिंग करना है वो हमारे ऊपर है। चलिए साहब, नवी मुंबई में जैसा हमने देखा था कि एनसीपी ही रूल कर रही थी इतने टाइम से। गणेश नाइक साहब का कहना है कि उनकी वजह से यहाँ पे पूरा स्ट्रेंथ थी और उनके जाने के बाद यहाँ पे एनसीपी ख़त्म हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि फिर से पूरा ग्राउंड लेवल से उठाना पड़ेगा? मेरे ख्याल से आज माहौल अच्छा है एनसीपी का भी। मैं जो जहाँ पे घूमता हूँ, एनसीपी का माहौल अच्छा है। लोग एनसीपी के साथ, मुझे एक बताइए, 8 दिन में 2 कैंडिडेट खड़े हो गए, एक अशोक गावड़े और एक हमारा माथाड़ी कामगार गणेश शिंदे। वो तो एकदम सादा, तो भी 35-40 हज़ार वोट 8 दिन में अगर कोई लेता है, तो इसका मतलब ये है कि पवार साहब को मानने वाले, एनसीपी को मानने वाले लोग हैं जी। रही बात उसको और कार्यकर्ता को, टीम को तैयार करने के, 80% के ऊपर 90% लोग कारपोरेटर हो सब निकल गए जी। आज मेरा जो दावा है, आज भी मेरे यहाँ पे जो सीट आघाड़ी के तरफ से हमें आने वाली है, उसमें सब लोग इंटरेस्टेड है टिकट मिलने के लिए जी। मेरे ख्याल से हम लोग, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन अच्छी कामयाबी लेंगे, मैं आज भी इतना बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि
जाने के बाद पार्टी खत्म नहीं हो गई, जाने के बाद पार्टी उभर गई है। जी। और जो हम बात कर रहे थे कि जो अफेक्ट होगा नरेंद्र पाटिल बीजेपी की तरफ उनका रुख दिख रहा है, और आपके जो एरिवली कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोपरखेना, घनसोली, यहाँ पे काफ़ी माथाड़ी वर्ग है, काफ़ी वन साइडेड वोट्स जाते थे। इस बार आपको क्या लग रहा है, क्योंकि गणेश नायक उस तरफ हैं, नरेंद्र पाटिल उस तरफ हैं, आप इस तरफ हैं, वोट्स किस तरह जाएंगे? लोगों को चॉइस करना है और लोगों को देखना है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन अपने साथ है, कौन अपने साथ नहीं रहेगा। क्योंकि उस वक्त पे जो कैंपेनिंग में अलग अलग सब्जेक्ट आएंगे मैं लोग तय करेंगे। मैं तो कोशिश करूंगा कि एनसीपी और महाविकास आघाड़ी आनी चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ, देखो एक वार्ड में 5-6 हज़ार का वोट हो जाता है। मैं शिवसेना, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, उनके खुद के वोट कुछ तो वोट है, बिल्कुल, उसमें खाली कितना ऐड करना है उतना हमको करना है। खाली एक साथ रखने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक सवाल है कि देखो, आप मेरे माथाड़ी कामगार जहाँ रहते हैं उस गांव में वो एनसीपी का काम करते हैं, यहाँ आने के बाद भी वो एनसीपी के बारे में ही सोचेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देखते आगे क्या होता है। आगे कोशिश करना अपना काम है, लोगों को किसको इलेक्शन में चुन के देना है वो लोगों का काम है। एक और जो देखा जा रहा है कि गणेश नायक साहब के साथ जो लोग गए थे कॉर्पोरेटर्स वगैरह, वो काफ़ी पार्टी छोड़कर शिवसेना में और राष्ट्रवादी में आ रहे हैं। इस सिलसिले को आप कैसे देखते हो, और आपको लग रहा है कि और भी लोग आएंगे, क्योंकि कुछ आप लोग से भी रिलेटेड थे खास? माहौल बदल रहा है, इतना मैं बताता हूँ। बहुत से लोग आ रहे हैं, आगे भी जाके आएंगे ऐसा लग रहा है। तुरवा के एरिया में भी काफ़ी कुछ बातें चल रही है। मैं आज नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बात चल रही है। शिंदे साहब, जो 3 पार्टीज़ हैं आपके महाविकास आघाड़ी में, इसको लेकर भी है कि क्या सही मानों में यूनिटी हो पाएगी या रिबेलियन काफ़ी होगा? मेरा 3 बार मैंने मीटिंग हो गई है उनके साथ। 10-12 जगह पे हमारी थोड़ी सी 19-20 है, अभी कुछ जगहों का प्रवेश किया है, तो वहाँ का हमारा कैंडिडेट स्ट्रांग होगा तो वहाँ पे हम लोग बातचीत करके उसको हल निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, ज़्यादा कुछ जगह पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी जगह पे प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये भी समझ में आया कि बहुत समझदारी से इस बारे में डिस्कशन हो रहा है। हमने नाटा साहब से भी बात किया था कि कार्यकर्ताओं ने काफ़ी बताया कि कुछ प्रॉब्लम आता है तो नाटा साहब, शशिकांत शिंदे साहब मिलकर अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। किस तरह से ये बातें होती हैं? हमारा एम एक ही है, महाविकास आघाड़ी को चुन के लाना है, वो नवी मुंबई महानगर पालिका को जीत के हमको सरकार को देना है। ये इसमें जो भी है हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं। देखो, इच्छुक तो हर जगह पे है, हर पार्टी में है जी। कौन से वार्ड में ऐसा नहीं है कि सब जगह पे रहते हैं ना कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगा मुझे टिकट मिलना चाहिए, हमारे पार्टी को लगता है, लेकिन उसमें हम लोग एक साथ बैठ के मामला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सीट का बंटवारा किस तरह से होगा? कि एनसीपी के भी डिमांड्स होंगे ऑब्वियसली? मेरे ख्याल से बहुत सी इसमें हमारा एक मत हुआ है, 10-15 सीट है उसमें आगे पीछे चल रहा है, लेकिन हाई लेवल पे हम लोग उसका डिसीजन ले सकते हैं। शिंदे साहब, इस बार एक और इंटरेस्टिंग हो रहा है कि आप लोकल पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए थे अब तक, लेकिन अब आपके बेटी की बात चल रही है, तेजस की भी बात चल रही है कि उनको भी मैदान में उतारने वाले हैं आप। मेरा आज तक कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, मैं जहाँ भी काम करता हूँ पार्टी का, वो जी जान से बात करता हूँ। उसमें मेरी फैमिली भी पूरी उतर के काम करती है। उसको प्रभारी करके दिया, वो सातारा डिस्ट्रिक्ट का पेशेंट है जी। वो प्रभारी करके वो काम कर रहे हैं, यंग जनरेशन को अपनी तरफ लेने की वो कोशिश कर रहा है, काम कर रहा है। आगे देखते क्या क्या होगा, अगर जो वैसा क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन में आज तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, लेकिन आगे जाके अगर किसको ये करना है तो देख लेंगे। और फाइनली हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इलेक्शंस आ रहे हैं, नवी मुंबई की जनता को क्या कहेंगे? मैं नवी मुंबई की जनता को इतना कहना चाहता हूँ, इस इलेक्शन को सिर्फ नवी मुंबई का इलेक्शन करके मत देखो, देश में जो चल रहा है उसके लड़ाई के लिए फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। अगर आम आदमी, वो कहीं किसान हो, मजदूर हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, आज पूरी मुक्त से काम नहीं कर रहा है, वो पूरे प्रेशर से उसको रखा गया है। हमको लोकशाही चाहिए, और उस लोकशाही को अगर हमको टिकना है तो नीचे के जड़ से उसको उखाड़ना पड़ेगा, और उसको उखाड़ने के लिए नवी मुंबई महानगर पालिका भी है। जो लोग खाली सत्ता और अपने दम पे, लोकशाही से नहीं अपने दम से ये हाथ आने की कोशिश करते हैं, उसको इस इलेक्शन में हम लोग सब लोग ये बताना चाहिए कि हम
किसी दबाव में काम नहीं करेंगे, हम बदलाव कर गया। और मैं बोलता हूँ नई मुंबई महानगर पालिका किसी ने बढ़ाई नहीं है। पानी का फैसला था वो भी एनसीपी ने, पवार साहब और आरआर पार्टी ने लिया है। जितने भी डेवलपमेंट हुए उसमें पवार साहब का खुद का एक विजन था। एयरपोर्ट से लेके सब आपको पता है, ये सब प्लानिंग जो हुआ है सिडको विडको का सब पवार साहब की देन है, ठीक है। लेकिन हमारे हाथ में आने के बाद इससे ज़्यादा पवार साहब के नेतृत्व में, उद्धव जी ठाकरे के साहब के नेतृत्व में, बहादुर थोराट के नेतृत्व में पूरी की तरह से इससे अच्छा हम लोग काम करेंगे। और सरकार अपनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस नई मुंबई महानगर पालिका को आगे जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस चुनाव में सोच समझ कर आपको वोट डालना है और उस वोट लोकशाही के लिए डालना है, इतना मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया शिंदे साहब, आपने हमारे को इतना वक्त दिया। और ये थे ख़ास मेहमान शिंदे साहब, बहुत ही क्लियर अपने आइडियाज़ में, थॉट्स में। ख़ास मेहमान में इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ। नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.